इंडियन इकोनॉमी में सारी चीजें कवर करने के बाद आप सभी बच्चों का स्वागत है इंडियन इकोनॉमी की थ्योरेटिकल में लास्ट क्लास में। और बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर्स के बारे में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और टर्शरी सेक्टर के बारे में भी जानकारी लेंगे। और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर्स के अंदर, और सेक्टर्स में क्या कुछ और भी चीजें हैं आपके सिलेबस से ओरिएंटेड, वो सारी चीजें आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों का इंडियन इकोनॉमी की क्लास में स्वागत है और हमारे चैनल पे वेलकम है। ठीक है, तो चलो यार शुरू किया जाए। और सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता ही है, देखो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया हमारे इंडिया में 3 तरीके के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। तो चलिए इंडियन इकोनॉमी की आज का क्या हाल है ये जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के एनालिसिस के हिसाब से। हम लोगों ने बहुत सारा पास्ट जो है इंडियन इकोनॉमी का पढ़ा। हम लोग को अब प्रेजेंट की बात करनी है, हम लोगों को अब करंट स्टेट के बारे में बात करनी है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी आज कैसा कर रही है। और ये जानने का बेस्ट तरीका होगा जब हम इंडिया की इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को समझें, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, आप सभी को पता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। बच्चों प्राइमरी सेक्टर अनडिस्प्यूटेबली एक ऐसा सेक्टर है ना, जहां से जो मेन प्रोडक्शन है वो होता है। और अगर प्राइमरी सेक्टर में भी अगर आप बात करते हो, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो इंडिया का है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो बेटा वो क्या है? वो है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती। ओके, तो इंडिया बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एमर्ज हुआ किसका? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ओके, पल्सेस, जूट, है ना, जूट और इसके अलावा स्पाइसेस। तो इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, दालों का, जूट का, स्पाइसेस का। और इंडिया में लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड है वीट के लिए, राइस के लिए और कॉटन के लिए। चलिए इंडिया ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? बेटा फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फार्म्ड फिश का और इसी के साथ साथ चाय पत्ती का। ठीक है, कॉटन का, शुगर केन का, वीट का, राइस का, और इन सारी चीजों का इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया का फूड और ग्रोसरी मार्केट जो है बेटा वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट फूड और ग्रोसरी मार्केट है। ध्यान रखिएगा फूड एंड ग्रोसरी मार्केट जो इंडिया का है वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट ग्रोसरी मार्केट है। और रिटेल कॉन्ट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द सेल्स। और इंडिया में ये जितनी भी चीजें बिक रही हैं वो रिटेल लेवल पे 70% है टोटल सेल्स का। ओके जी, आगे देखिए इंडिया में बेटा वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हर्ड है बुफेलोस का। ये बात समझ लीजिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा गाय और भैंसे हैं। ठीक है, द इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर अटेन्ड अ रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 6.6% ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में इंडिया के लाइव स्टॉक मार्केट में 6.6% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखने के लिए मिली। वो डेकेड था 2010 से लेकर 2019 तक। और इंडिया को लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर माना जा रहा है इस समय मिल्क का, एग का और मीट का। ठीक है, इंडियाज ग्रोस लार्ज वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स ऑफ विच कॉटन, जूट एंड शुगर केन आर प्रोमिनेंट। कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं इंडिया में जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे प्रोड्यूस हो रही हैं, कॉटन, जूट और शुगर केन, यानी कि बहुत तगड़े लेवल पे प्रोड्यूस हो रही हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से 47% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का बच्चों 47% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी में भी अपना सहयोग बहुत तगड़े लेवल पे दे रहा है। एग्रीकल्चर और बाकी के सेक्टर्स को मिला के जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो जीडीपी में काउंट हो रहा है वो है बेटा 18.8% इन 2021-2022 अंटिल 31 जनवरी 2022। आप समझ रहे हैं, 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी देश की जीडीपी में वो रहा है 18.8%, जो कि बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा रेशियो है। उसके बाद बेटा परफॉर्मेंस जो रही है एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स की वो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे लेवल पे निकल के आई है। और है ना, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए, देखिए अलाइड सेक्टर्स का मतलब है एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए
सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। चलिए उन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्रॉप और लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को लेकर इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह तय किया कि फार्मर्स को उनकी क्रॉप के फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब कि फार्मर्स की बहुत मेजर प्रॉब्लम यह रही कि फार्मर्स खेती तो करते थे, फसल तो उगाते थे, लेकिन उनको अपने जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, उसका सही रेट नहीं मिल पाता था, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, प्राइस सपोर्ट रखा, जिसको हम लोग एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, एमएसपी, है ना। और 23 जो मैंडेटेड क्रॉप थी उनका जो प्राइस है वो फिक्स किया गया, ठीक है। और ये प्राइस क्या रखा गया मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि बनाने में कोई चीज लग रही है 100 रुपए, तो उसका 1.5 टाइम्स, है ना, मतलब अगर कॉस्ट किसी चीज की 100 रुपए है तो जब आप उसको 1.5 टाइम्स से इंटू कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो है एमएसपी हो जा रही है। मतलब कम, अगर 100 रुपए की फार्मर कोई चीज उगा रहा है तो वो कम से कम 150 में तो बिक ही जाए, ऐसी बात यहां पे हो रही है। ये एमएसपी तय किया गया। आगे देखिए, गवर्नमेंट ने वो सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि फार्मर्स अलग अलग तरह की क्रॉप उगाएं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक गांव में गेहूं ही ना उगे, सरसों भी उगे, चावल भी उगे, क्योंकि हर तरीके की चीज की पैदावार भारत में अच्छी होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ फार्मर के लिए काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने मार्केट के लिए भी काम किया और मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करी गई, है ना, ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सके, जहां पे फार्मर्स को अपने क्रॉप का, अपने पैदावार का जो सही रेट है वो मिल पाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने प्रमोशन किया। प्रमोशन मतलब गवर्नमेंट ने खूब प्रचार प्रसार किया कि लोग इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज में, है ना, थ्रू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके लिए सरकार ने क्या बनाया बेटा, इसके लिए सरकार ने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक फंड बनाया है बच्चों, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको आप कह सकते हो AIF, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आगे देखिए, गवर्नमेंट ने और भी बहुत कुछ किया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत लंबी कहानी है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या किया है। और देखिए, इंडिया पहले के समय पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में भुखमरी के हालात हो गए थे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ही कम था, सिर्फ 3 दिन का 4 दिन का खाना बचा था इंडिया में। तो इंडिया में फूड डेफिशिएंसी बहुत तगड़े लेवल पे थी और हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते थे अर्ली 1960s में, टू अ फूड एक्सपोर्टिंग नेशन। तो बेसिकली अगर बेटा आप 1960s को देखते हो तो इंडिया भुखमरी की कगार पे था, इंडिया के लोग, और इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता था। लेकिन अगर आप आज की डेट में बात करते हो तो इंडिया एक फूड एक्सपोर्टिंग नेशन है, इंडिया बहुत सारे सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया इस समय दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लास्ट कुछ सालों में जो एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो बढ़ा है, और लास्ट पिछले साल में जो एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो है 374,611 करोड़। कितना? 374,611 करोड़ रुपीस, यानी कि 3,74,611 करोड़ रुपए, 3,74,611 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चरल और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का। ये एक बहुत मोटी रकम है। इसी से आपको एक चीज और कहता हूं बेटा, आप लोग को बहुत सारा डाटा मैं इस क्लास में देने वाला हूं, तो आप इस डाटा को अपने हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा सा नोट करते चलो, है ना। और ध्यान रखना बेटा, ये बिल्कुल अप टू डेट डाटा है, मतलब बिल्कुल भी इस पे शंका करने की जरूरत नहीं है कि ये डाटा 10 साल पुराना है, डाटा 20 साल पुराना है, हमारे काम नहीं आएगा। बिल्कुल अप टू डेट डाटा है। आपके मई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, सितंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए डाटा बिल्कुल अप टू डेट है, कोई आगे पीछे इसमें नहीं है ना, मतलब आपको यही पढ़ना है कुल मिला के। ओके बेटा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो 25% से बढ़ गया है पिछले 6 महीनों में। ओके 2022-2023 की यहां पे बच्चों बात हो रही है, अप्रैल से सितंबर के बीच की बात हो रही है, और 2021 और 2022 के बदले, मतलब ये बोला जा रहा है कि 2021-2022 में थोड़ा कम था, अब 25% और बढ़ गया है। आगे देखिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA बनाई गई है ताकि वो
एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम कर सके। क्या नाम है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे लिबरलाइजेशन के मेजर्स भी लिए गए और इंडिया की गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफडीआई कुछ आइटम्स में मना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो भैया, इंडिया के एग्रीकल्चरल आइटम्स पे आप 100% एफडीआई ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में और इन सारी चीजों में जो मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है, उसमें आप 100% का एफडीआई है। सरकार उसमें कुछ भी आपसे नहीं बोलने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम यहां पे सरकार ने उठाया। आगे देखिए, पीएम किसान योजना लाई गई, जिसके तहत फार्मर्स को सपोर्ट करने की बात हुई। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया, है ना, जिससे कि फार्मर्स को राहत मिले, उनको उनके प्रोडक्शन का पैसा मिले। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा कर सकें। ये इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट होगा वो मतलब कंसेशनल रेट्स पे होगा, सस्ते में मिलेगा। लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा हो, सही से उसका इस्तेमाल हो, उसके लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई फार्मर्स के लिए। ये एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है उनके अगर क्रॉप को कोई डैमेज होता है। जैसे कि बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने करा ली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मैं हूं एक किसान। मैंने बेटा खेती की, खेती के समय मुझे पता चला कि भाई किसी कारण की वजह से मेरी जो फसल है वो खराब हो गई है, तो जो उसका पैसा है, जो इंश्योरेंस वगैरह का पैसा है, वो मुझे सरकार की ओर से मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग ये बात? ओके। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, ये मिशन लाया गया फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए गए फार्मर्स के लिए। परंपरागत कृषि विज्ञान योजना, परंपरागत कृषि विज्ञान योजना PKYV, सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नाम से पता लग रहा है बेटा, परंपरागत, परंपरागत यानी कि भाई परंपरा, है ना, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। देखा ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि भाई परंपरा पहले जैसे की जाती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैसे उसको प्रमोट करने की भी बात की गई, ताकि सॉइल की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। आगे देखिए, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फंड बनाया गया, जिसको बोला गया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक मीडियम और लॉन्ग टर्म की डेप्ट फाइनेंसिंग है ना। जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को, डेप्ट फाइनेंसिंग का मतलब है कि इसके तहत सरकार उधार देती है। ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड उधार जो फार्मर्स के हित में है। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स को चाहिए होता है, रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, मार्केट का, वेयर हाउसिंग का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान्स को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा मिल जाता है। आगे देखिए, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। बेटा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि फार्मर इंश्योर कर पाए कि उनकी बेटर इनकम हो रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या बोला जा रहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब है कि भाई पानी का सही तरीके से इस्तेमाल हो, कि कम से कम पानी लगे और ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हो। तो इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया सरकार की ओर से। इसके अलावा इनिशिएटिव्स ले गए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के लिए, जैसे कि बेटा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करो, ऐसी बातें की गई। सेटिंग अप ऑफ ई-नम, ई-नम क्या है? अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। बेटा ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है, किसके लिए? APMC मंडीज के लिए, है ना, टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। बेसिकली ये ई-नम एक पोर्टल है, एक पैन इंडिया पोर्टल है मंडी के लिए, कि भाई आप ऑनलाइन जाके अपना सामान खरीद बेच सकते हो। इसके लिए किसानों के फार्म प्रोड्यूस को, यानी कि किसान जो फसल उगा रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल भी चलाई जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है कि भाई जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, उनको भी फंडिंग दी जाए। ओके, और आगे देखिए, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है बेटा वो रिसोर्स इंसेंटिव है, सीरियल सेंट्रिक है एंड रीजनली बायस्ड है। क्या बोला जा रहा है
इनका मतलब ये है कि बेटा इंडिया का जो आप कह सकते हो ना कि जो एग्रीकल्चर है वो रिसोर्सेज के ऊपर बेस करता है कि आप कितना रिसोर्स दोगे उतना वो अच्छा बनेगा, है ना। और रीजनली बायस्ड है, मतलब अगर मैं कहता हूं यूपी में, तो अगर आप यूपी में हमारे गांव में चले जाएंगे तो आपको सरसों की खेती, गेहूं की खेती, इन सब चीज, गन्ने की खेती मिलेगी, है ना। तो जहां जैसा मौसम, जहां की जैसी मिट्टी, वहां पे बच्चों वैसा ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो देयर इज इंक्रीज स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज। अब हो क्या रहा है कि भाई इन सब चीजों की वजह से वाटर रिसोर्सेज पे फर्क पड़ रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी भी थोड़ी थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है। अनसाइंटिफिक एंड वेस्टफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लीड टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोला जा रहा है कि भाई किसान पैदावार करें, प्रोडक्शन करें, खेती करें, लेकिन अनसाइंटिफिक तरीके से ना करें, जिससे कि जमीन की जो क्वालिटी है वो खराब ना हो। आगे देखिए, प्रॉब्लम्स ये है कि एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से उसको प्रोसेस करना, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी कायदे से हमारे देश में नहीं है, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर से लेकर अर्बन सेंटर्स तक और मंडीज तक और एक्सपोर्ट मार्केट्स तक उतना अच्छे से ये सामान नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन टू अ हायर वैल्यू कमोडिटीज। भाई जो हायर वैल्यू की कमोडिटीज है वो फार्मर्स उगाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें उनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो नई नई एग्रीकल्चर की बेटा टेक्नोलॉजीज है ना, उनको फार्मर्स अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गरीबी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उतना अवेयर नहीं है कि इस मशीन को यूज कैसे करना है। और मतलब भाई देखो, किसी के पास पैसा नहीं है और किसी के पास पैसा है तो उतना एजुकेशन नहीं, उतना अवेयरनेस नहीं है, या उतनी पहुंच नहीं है, या सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो मेजर्स हैं सरकार के, वो अभी गांव गांव तक और जनता जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। सरकार पॉलिसी तो मतलब पॉलिसी बना दे रही है, बट ये इंश्योर कर पाना कि सबको उसका फायदा हो, वो थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि भाई जनता बढ़ती जा रही है देश में और सब तक उन पॉलिसीज का फायदा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है सरकार के लिए, बट उसके लिए भी काम चल रहे होंगे। इनएडिक्वेट अडॉप्शन ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस न्यू फार्म टेक्नोलॉजी। और बेटा ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दे, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, मतलब क्लाइमेट पे क्या ही मतलब फर्क पड़ रहा है, क्लाइमेट से हमको क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क ना पड़े, ऐसी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें, तो वो अभी है नहीं हमारे पास। और देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं ली जा रही हैं, उससे प्रॉब्लम आ रही है। आगे देखिए, क्लाइमेट चेंज से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कभी भी बारिश हुई चली जा रही है, कभी भी सूखा पड़ा चला जा रहा है। फूड के प्राइसेस में मतलब फूड के प्राइसेस हाईली वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। मॉनसून्स के ऊपर बहुत हैवी डिपेंडेंस है और कभी कभी बारिश नहीं होती है ना, या कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है तो मतलब किसी एक एरिया की फसल ही खराब हो जाती है। आगे देखिए, मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग में बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती है। भाई ना मार्केटिंग करते बन रहा है फार्मर्स को, ना वेयर हाउसेस मिल रहे हैं अपना सामान रखने के लिए, है ना। अभी तक हम अपने देश के प्राइमरी सेक्टर का फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं, और बहुत कुछ एक्सपोर्ट अभी भी कर सकते हैं, बट अभी तक सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हार्वेस्टिंग करने के बाद, फसल उगाने के बाद फार्मर्स को क्या क्या चाहिए होता है, अभी उनको उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। पॉवर्टी और मैल न्यूट्रिशन, बेटा देखो, कुपोषण और गरीबी, ये भी एक चैलेंज है इसमें, है ना। उसके बाद है ना, ये चलो पॉइंट छोड़ दो। तो ये था आपका बेटा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे। प्राइमरी सेक्टर के लिए सरकार देखिए क्या क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, सारी चीजें चल रही हैं सरकार की ओर से। तो प्राइमरी सेक्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, और ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी सेक्टर भी जो है वो सेक्टर कौन सा है, जब आप प्रोडक्शन, बहुत लंबा है यार, ये बहुत लंबा है तो इसको फटाफट से देखेंगे। जब आप प्रोडक्शन, एक काम करते हैं, अच्छा पहले टर्शरी सेक्टर देखते हैं, है ना, पहले अपन टर्शरी सेक्टर देखेंगे, सेकेंडरी बाद में, क्योंकि सेकेंडरी बहुत बड़ा है तो सेकेंडरी को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे टर्शरी सेक्टर के बारे में। टर्शरी सेक्टर क्या होता है बताऊं आपको। देखो, प्राइमरी जहां पे हमने प्रोडक्शन कर दिया, जैसे मान लो हमने गन्ना उगा दिया, गन्ने से चीनी बन जाए,
ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है, और चीनी मार्केट में बिक जाए ये टर्शियरी सेक्टर का काम है। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है रन करने में। आप समझ रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रन करने में हेल्प करता है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे बैंकिंग, ये सारी जो सर्विसेज आती हैं बच्चों, ये टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो भैया सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे बढ़ रहा है, और जिससे कि ग्रोथ हो रही है इनकम की, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है देश में। ठीक है, ओके, तो ये लिखा हुआ है यहां पे, मोटी मोटी कहानी है। और देशों में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस है तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस है, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर फोकस है तो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस है। भारत एक ऐसा देश है जिसने ग्रोथ को देखा है, ग्रोथ पे फोकस है, एग्रीकल्चर से लेकर सर्विस सेक्टर तक, यानी कि हम अपना कोई भी सेक्टर पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और सर्विस सेक्टर में बच्चों बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। चलिए एक एक करके सारी एक्टिविटीज को समझ लेते हैं, क्या क्या है वो एक्टिविटीज, ध्यान से सुनिएगा। सर्विस सेक्टर में देखिए, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और व्हीकल्स का रिपेयर करना सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, ट्रेन, है ना, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग वगैरह। फूड सर्विस एक्टिविटीज और अकोमोडेशन करना। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसके अलावा फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। रियल एस्टेट की एक्टिविटीज, जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह काम करते हैं, जमीन खरीदना बेचना, वो एक्टिविटीज। प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल एक्टिविटीज, जैसे इसरो वगैरह काम कर रही है सर्विस सेक्टर में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और सपोर्ट सर्विसेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग जिला कार्यालय, जिला बोलते हो ना, जिला अधिकारी, डीएम जो होता है ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात सर्विस सेक्टर में होती है। एजुकेशन की बात सर्विस सेक्टर में होती है। लोगों की हेल्थ की बात, सोशल वर्क एक्टिविटीज की बात सर्विस सेक्टर में होती है। आर्ट्स एंटरटेनमेंट, जिसको आप कहते हो बेटा ना, मूवीज, गाने, है ना, डांस, गिटार, सितार, ये सब जो यूट्यूब पे चल रहा है वो सब, और भी बहुत सारी सर्विस की एक्टिविटीज हैं। और देखिए, एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड्स एज एम्प्लॉयर्स, जब हम लोग नौकरी देने वाले बनते हैं, या फिर है ना, जब हाउस होल्ड्स कुछ सामान उगा रहे हो अपने यूज के लिए। जैसे बेटा हमारे घर पे, हमारे गांव में आंवले का पेड़ है, आंवले का, उसमें बहुत सारे आंवले गिरते हैं, आंवले होते हैं तो वो गिरते हैं, हम लोग उसको बटोर लेते हैं और घर में आंवले की चटनी बना बना के खाते हैं। आंवले का मुरब्बा वगैरह हमारे यहाँ बनता है, आपके यहाँ बनता होगा। क्या वो आंवला हम बेच रहे हैं, हमने पेड़ लगा रखा है ताकि वो बिक जाए? नहीं, वो हमने सेल्फ यूज के लिए, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के लिए काम कर रही है लेकिन भारत में नहीं है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी टर्शियरी सेक्टर में आएंगी। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है सर्विसेज का अकॉर्डिंग टू नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 से यही चला आ रहा है। आगे देखिए क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। द सर्विस सेक्टर रिफर्स टू द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इंटेंजिबल गुड्स। बिल्कुल, सर्विस सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है ना। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया एंड अकाउंट्स ऑफ टोटल इंडिया जीवीए। जीवीए का मतलब बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, कितना भाई, कितना 53.89% ऑफ द टोटल इंडिया जीवीए, यानी कि इंडिया के टोटल जीवीए में 53.89% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का ही है। और अगर आप रुपीस में बात करते हो तो 96.54 लाख करोड़ रुपीस था 2020-2021 में। द सर्विस सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक फैक्टर्स हो और चाहे ग्लोबल फैक्टर्स हो, ये दोनों ही फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ डाटा हम लोग देखते हैं और यहां पे फिनिश होगा आपका सर्विस सेक्टर। एक एक करके देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया टॉप 10 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स में से एक है। टॉप 10 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स में से एक है। जब मैं बात करता हूं सर्विस को एक्सपोर्ट करने के बारे में और जब मैं बात करता हूं सर्विस को इंपोर्ट करने के बारे में,
अगर मैं इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की बात करूं तो 27 बिलियन यूएस डॉलर रिकॉर्ड हुआ है 2022 में, जिसमें सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रेवल सर्विसेज यहां पे इंक्लूडेड है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसको पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है, इनफ्लो होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इनटू द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। आप समझ रहे हो, जो टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हो रहा है उसका 60% तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही हो रहा है। वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2022 में ऑफ यूएनसीटीएडी प्लेसेस इंडिया एज अ 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 20 होस्ट कंट्रीज इन 2021। ठीक है भैया, तो इंडिया क्या है भैया, 7 लार्जेस्ट कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा एफडीआई मिल रहा है। 2021-2022 में इंडिया को रिसीव हुआ है सबसे ज्यादा एफडीआई यूएस डॉलर 84.8 बिलियन, ठीक है, जिसमें से 7.1 बिलियन यूएस डॉलर्स एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है सर्विस सेक्टर में। आप समझ गए होंगे कि भाई इतना टोटल है 84.8 बिलियन यूएस डॉलर, और इतना तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का ही है। आगे देखते हैं। टू इंश्योर द लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज द गवर्नमेंट हैज परमिटेड 100% फॉरेन पार्टिसिपेशन इन टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो, फॉरेन पार्टिसिपेशन हो सकता है, हम कुछ भी बोलने नहीं आएंगे। कहां कहां? टेलीकम्युनिकेशन में, बिल्कुल। ऑटोमेटिक रूट इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी भी तरीके का टेलीकम्युनिकेशन आप उठा के देख लीजिए, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह 100% गवर्नमेंट ने ओपन कर रखा है भैया, फॉरेन एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करे, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ठीक है, जब मैं एफडीआई की बात कर रहा हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो बेटा इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारी पीछे नहीं है। 49% से लेकर 74% तक एफडीआई इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बढ़ गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि एफडीआई को और इंप्रूव किया जा सके। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है एफडीआई की को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और जिसने की बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेट हुआ है। सो आई होप कि आप लोग टर्शरी सेक्टर भी अच्छे तरीके से समझ चुके हो। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारा टर्शरी सेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे अपने सबसे बड़े सेक्टर के बारे में जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। मैं चाहूंगा बच्चों कि आप सबसे पहले एक काम करें, इस टॉपिक को थोड़ा सा रीड कर लें। ऐसे कितने पेजेस हम लोग को पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो टोटल में हम लोग को पता है कितने पेजेस पढ़ने हैं सेकेंडरी सेक्टर में? हम लोग को टोटल में 11 पेजेस पढ़ने हैं सेकेंडरी सेक्टर में। मुझे लगी है थोड़ी सी प्यास, तो आप लोग इसको रीड करें। मैं यूं गया यूं आया पानी पी के, तब तक के लिए रुको और रीड कर लो, ठीक है। टोटल 11 पेजेस है सेकेंडरी सेक्टर के, फिर ये हमारा जो टॉपिक है ये आराम से फिनिश हो जाएगा। ओके, तो भैया इसको रीड कर लो, फटाफट से आता हूं।
चलिए बच्चों आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है बच्चों, वो प्राइमरी सेक्टर में जो बेसिकली हम लोगों ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है ना, उसको यूज करने योग्य बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हो। द इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसका 30% वो यहीं से निकलता है बच्चों। कहां से? यहीं से निकलता है। कहां से? सेकेंडरी सेक्टर से। कितना? 30%। तो जो इंडस्ट्रियल पोर्शन है हमारे पूरे इकोनॉमी का, वो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 30% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। और लगभग 12.1 करोड़ लोगों को जो सेकेंडरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट देती है। यानी कि लगभग देश के 12 करोड़ लोग, साढ़े 13 करोड़ लोग सेकेंडरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में, हैवी इंडस्ट्रीज में, नेचुरल गैस में, फूड में, रिटेल में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, माइनिंग में, डिफेंस में, टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, ऑयल में, फार्मास्यूटिकल में, केमिकल्स में, प्रोसेसिंग में, फर्टिलाइजर्स में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में और टूरिज्म में। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का भी अपना रोल है और ग्रॉस वैल्यू का 50%, अरे भैया, ग्रॉस वैल्यू का जो टोटल देश में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रहा है उसका 50% सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है ना, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आर एसेंशियल एलिमेंट। सिंपल सी बात है भाई, बोला जा रहा है कि अगर आपको इंडिया को इकोनॉमी, अगर आपकी इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रांग करना है तो आपको इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, नए नए सामान बनाने पड़ेंगे, एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका कोई तोड़ ना हो। बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो चाइना क्यों इतना विकसित देश बन रहा है? क्योंकि चाइना का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है। चाइना हर चीज चाइना में ही प्रोड्यूस कर ले रहा है, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 2023 में सितंबर 2022 तक द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज स्टूड एट 4142.8 ड्रिवन बाय प्रोडक्शन ऑफ कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे देश की कोर 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी? कोल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, स्टील, 4 ये हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जितनी भी ये सारी चीजें है ना। ओके, तो इन जनवरी 31, 2023 द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI इन इंडिया स्टूड एट 55.4। क्या बोला जा रहा है? मैं बताता हूं। ये बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये कोई इंडेक्स होता होगा, बेसिकली रैंकिंग देता होगा, ये है 55.4। और इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बेटा इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कि भाई कितना ग्लोबली इनोवेशन हो रहा है, उसमें जो इंडिया की, भारत की जो रैंक है वो 2015 में 81st थी, बट अब 2022 में वो 40वीं हो चुकी है। तो थोड़ी रैंक इंप्रूव हुई है। डिपार्टमेंट है बेटा इसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। तो इसको जरा नोट कर लीजिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT हैज अ रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस डिपार्टमेंट का रोल है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाए, स्ट्रेटेजीज बनाए कि किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ओके, GST लाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, 1 जुलाई 2017 को। और ये अब एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में लाया गया। ये पूरा एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है हमारे पूरे देश के लिए, और है ना। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है ना, जो कंपनी से टैक्स लिया जा रहा था उसको कम किया गया, और उनको ऑप्शन दिया गया कि भाई एक काम करो, टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22% सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे विल नॉट अवेल एनी इंसेंटिव। सिंपल सी बात है भाई, उनको कहा कि देखो टैक्स रेट तुम्हारा कम कर दे रहे हैं, 22% का कर दे रहे हैं, लेकिन फिर तुम्हें कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलेगा।
गवर्नमेंट की बच्चों एक बहुत बढ़िया स्कीम आई 2024 में जिसका नाम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल ऐसी इनिशिएटिव्स का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि भारत में बनाओ, भारत में बेचो, भारत में खरीदो, भारत के लोगों को नौकरी दो, जो प्रोडक्शन करो भारत के अंदर करो, बाहरी विदेशी सामानों को लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल का मतलब यह है कि बाहरी विदेशी सामानों को खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी सपोर्ट करो, है ना। तो इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंडिया को एक हब बनाने की बात हो रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक डिजाइनिंग हब, एक इनोवेशन का हब बनाने की बात हो रही है। मेक इन इंडिया 2.0 भी आ चुका है बेटा, जिसका फोकस ये है कि 27 सेक्टर बने जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और 12 सर्विस सेक्टर भी हो। तो ये है मेक इन इंडिया का। ये जितनी भी चीजें डब्बे में डाल रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक चीज और बेटा, वर्ल्ड में एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पे ये सर्च किया जाता है कि उस देश में बिजनेस करना कितना आसान होगा। और अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो सब कुछ छोड़िए, मेजर बात ये समझिए कि ईज वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2020 की, है ना। उसमें इंडिया को जो रैंकिंग मिली है वो मिली है 63rd, और 2019 में जो रैंकिंग मिली थी वो मिली थी 77th, यानी कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी यहां पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, वन स्टॉप शॉप है फॉर इन्वेस्टर रिलेटेड अप्रूवल एंड सर्विस इन द कंट्री एंड एम टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू इन्वेस्टर्स। ओके, तो बेटा सिंपल सी बात है कि एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जो देश में हमारे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए, है ना, कि भाई उनको किस किस तरीके की अप्रूवल वगैरह चाहिए, वो सब आपको यहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है टू फैसिलिटेट डाटा बेस्ड डिसीजन। ठीक है, कि भाई आप डाटा बेस्ड डिसीजन ले सको, बेसिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह समझते हो, रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। मतलब ये बोला जा रहा है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मतलब है कि भैया जो सरकारें फैसला लेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, वो थोड़ी डाटा बेस्ड होगी कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, डाटा बेस्ड, है ना। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी कि NLP बनाई गई। कब बनाया गया सर? सितंबर 2022 में बनाया गया बेटा। और इनका एम पता है क्या था? इनका एम था कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम किया जा सके और वो डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से हो, ये इनका प्लान था। इंडिया का विजन है बेटा कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है चाइना की तरह। ठीक है, चाइना का मैंने एक एग्जांपल दिया, चाइना की तरह नहीं बट हाँ चाइना का एग्जांपल दिया। और बेटा इसके लिए मार्च 2020 में जब कोविड-19 चल रहा था तो 14 की सेक्टर्स यानी कि 14 की मतलब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में क्या किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड वेज सिस्टम लाया गया कि जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी। PLI स्कीम एस्टैब्लिश की गई। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, और है ना, तो सिंपल है। और ये जो PLI स्कीम है ये वाइट गुड्स यानी कि एयर कंडीशनर्स और LED लाइट्स में भी डाला गया है कि भाई उनके मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा और आगे आए लोग, है ना, कि भाई जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलती है वर्कर्स को अच्छा काम करने की। आगे देखिए, उद्यमी भारत। उद्यम का मतलब होता है बेटा व्यापार। उद्यमी भारत में सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया ताकि हमारे देश के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, MSMEs को। इसके अलावा फेम इंडिया स्कीम लाई गई। फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बेटा ये फेम लाया गया किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। और आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये लाया गया ताकि प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को और इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स एरियाज नोट्स विद सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मेक अवेलेबल
प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्लॉट लेवल। बेसिकली मैं बताता हूं यहां पे है क्या। सरकार ने एक ऐसे एरियाज तय किए जहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसको बोला जाएगा, वहां पे सभी इंडस्ट्रीज का स्वागत है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि पहले दिन से जाइए, अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट करिए, सारी तैयारी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सारी तैयारी हमने ऑलरेडी कर दी है, आप बस जाइए और प्लग एंड प्ले कि भैया जाइए अपना काम शुरू करिए पहले दिन से। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये एक इनिशिएटिव है जिसको बोला गया है पीएम मित्र टू इंश्योर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम मित्र इनिशिएटिव के तहत दुनिया का सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, विच वुड अट्रैक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट एफडीआई, जिससे कि एफडीआई मिलेगा और लोकल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कब, कौन से सेक्टर में बेटा? टेक्सटाइल सेक्टर में, यानी कि कपड़ा बनाने वाले सेक्टर में। चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 gives preference to locally manufactured goods, work and services in public procurement, thereby giving boost to industrial growth। क्या बोला जा रहा है बेटा? मेक इन इंडिया में ही एक ऑर्डर आया था जिसका ऑर्डर का नाम था पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017, जहां पे प्रेफरेंस दी गई ऐसे सामान को जो लोकल में बने हैं, ऐसे वर्क्स जो लोकल में हुए हैं और ऐसी सर्विसेज जो लोकल में दी जा रही हैं। ओके की रिपोर्ट। The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) is a fully guaranteed emergency credit line to monitoring lending institution। बेसिकली एक और इनिशिएटिव था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS), जिसका मेन काम यह था कि अगर किसी सेक्टर को इमरजेंसी में उधार चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो उनको मिल पाए, बस, ठीक है, इतना समझ लो आप, मोर देन सफिशिएंट। और देखिए, ठीक है, अच्छा इसके पहले एक चीज और वो देख लेते हैं। चलिए, हाँ, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए ये पढ़ा चुके हैं क्या? नहीं पढ़ाया, नहीं है, नहीं अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। आगे देखिए, लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इनोवेशन, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, है ना। आप इतना समझ लो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम लाया गया। इसके साथ साथ इंडस्ट्री और एकेडमिया यानी कि इंस्टीट्यूशंस, जो पढ़ाई लिखाई वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, उनका भी मिलन करवाया गया, ठीक है। और देखिए, रीबेट ऑफ ऑल हिडन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज, टैक्सेस, लिवाइज ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड विच हैव नॉट बीन रिफंडेड अंडर एनी एग्जिस्टिंग स्कीम। क्या बोला जा रहा है भैया? बोला ये जा रहा है कि भैया जितने भी टैक्सेस, फीस, फाइन्स ये सब लिए जा रहे थे, जो हिडन थे, उन पे रीबेट मिली, इसकी भी यहां पे बात हुई। और देखिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर आइडियाज एंड इनोवेशन इन द कंट्री। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी बनाया गया जिसके तहत देश में आइडियाज की बात हुई। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट आइडिया, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। और इंडिया को बेटा रैंक भी मिली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। क्या रैंक मिली जरा देखते हैं। पहले 2015 में वो रैंक थी 81st, बट 2022 में वो रैंक हो गई 40th, तो ये भी एक अच्छा काम हुआ। ओके जी, चलिए, लेकिन लास्ट में हमें ये पढ़ना है कि देयर आर मेनी चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो यहां पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि भाई हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे पहले बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कत है अभी भी, मैन पावर उतना स्किल नहीं है अभी भी, ओके, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम होती है। हम इंपोर्ट्स पे अभी भी निर्भर करते हैं। एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है ना। ओके, एमएसएमई जो भारत का सेक्टर है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उतने क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। बैंक वगैरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ही लोन देना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर को कोई लोन वगैरह नहीं देना चाहता है, उसकी एक प्रॉब्लम है ना। सरकारें इंडस्ट्रियल लोकेशन तो बना दे रही है ना, लेकिन उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं ले रही है टू कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स, टेंड टू एक्सपीरियंस अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिससे मतलब हो क्या रहा है बेसिकली
कि सरकारों के जो 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 लोकेशन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है, जो चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो हमने खुद ने इंडस्ट्रियल लोकेशन बना ली, जैसे बेटा गुरुग्राम, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं हमारे इंडिया में। लोग कहीं भी इंडस्ट्रियल लोकेशन बनाए दे रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के ग्रांट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, लेबर उनको महंगा मिल रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत बार इंडस्ट्रीज को बहुत हैवी लॉसेस होते हैं बच्चों, अच्छे से वो काम नहीं कर पाते हैं, इनएफिशिएंसीज के चैलेंजेस हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और आगे देखिए, रिटर्न्स में सस्टेनेबिलिटी ना होना, यानी कि प्रॉपर रिटर्न्स ना आना, ये सारी बेटा दिक्कतें हैं। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन कई बार खराब हो जाते हैं, और जिससे कि कंपनी का भी बहुत नुकसान होता है। आप समझ रहे हो ना, ये तो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई कि लेबर और मैनेजमेंट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की बातों को सुने समझें, है ना, समझ रहे हो, तो उसकी बात हुई। आगे देखिए, आगे क्या कहानी है सर, और भी कुछ चैलेंजेस हैं, वो क्या है, लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि भैया जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनसे उतना तगड़े लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, जिससे कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की थोड़ी मार्केट में कम हो रही है। ठीक है, और बाकी की कंट्रीज के द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं, तो ये सभी समस्याएं हैं। और समस्याएं सुनिए, ग्लोबल सप्लाई चेन, बेटा आप लोग तो जानते ही हो, इस देश की उस देश से अनबन, रशिया यूक्रेन में अब अर्बन, अभी समय अमेरिका और यूक्रेन में अनबन चल रही है, चाइना ताइवान में अनबन है, इजराइल और फलस्तीन में अनबन है, हर जगह जो ग्लोबली ये सब चीजें चल रही हैं उससे भी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, महंगाई बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ रही है ना, और सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ग्लोबल स्लोडाउन भी आया बेटा कोविड-19 की वजह से, उससे भी नुकसान है ना। मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई वगैरह की बहुत टाइट होती जा रही है, जिसकी वजह से क्रेडिट की जो कॉस्ट है, उधार की जो कॉस्ट है, वो भी बढ़ती जा रही है। ओके सर, फ्यूल के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर भी अपना जो है ग्रोथ हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर की भी, तो जिससे फॉर्मल सेक्टर में उतना असर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। सो बच्चा पार्टी, ये थी आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास नंबर 4, जहां पे मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हर एक सेक्टर के बारे में समझाया, पढ़ाया, बताया। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है, मैंने आपको हमेशा ये चीज बोली कि एक बार खुद पढ़ के देखिए, फिर भी ना समझ में आया, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं यहां पे खड़ा हूं, आपके पास मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी है harsh.suryavanshi@247.com। टेलीग्राम चैनल है आपके पास, आप उस पर जुड़ो, ठीक है, आप उस पर जुड़ो, उस पर बनो, अपने डाउट्स पूछो, है ना, अपनी चीजों को, डिमांड को रखो सामने कि सर मुझे इस चैप्टर का ये नहीं समझ में आया, या सर मुझे इस चैप्टर के ये एमसीक्यूज चाहिए, एंड आई विल बी ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। और बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद एक एमसीक्यू की क्लास आपके लिए आएगी, और एमसीक्यूज कुछ कर लेंगे, और फिर उस चैप्टर को क्लोज अप कर देंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारी क्लासेस देखी। हैव अ गुड डे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एमसीक्यू वाली, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करना, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, तो इसको रिवाइज वगैरह करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।